आज अपने को स्टार्ट करना है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम अराइज होती है एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए, दैट इज डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। क्या है? डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। अब मुश्किल ये है कि कंपनी के पास पैसा कहां से आए। कहां से आता है मेरे को बताओ? कंपनी के पास पैसा आप लोगों को तो पता होगा यार, हमारे पास सब एक्सपर्ट लोग बैठे हैं यहाँ पे। यस, कहां से आता है कंपनीज के पास? शेयर्स, शाबाश। पब्लिक रेजिंग, लोन्स एंड ऑल, ये सब से पैसा आता है। फाइनेंस है ना? ओके फाइन। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कि उसको कितना पैसा चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये उसको डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि उसको चाहिए कितना। मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं। हमारे बिजनेस में अपने को फिक्स कैपिटल रिलेटेड ज्यादा पैसा चाहिए कि वर्किंग कैपिटल रिलेटेड ज्यादा पैसा चाहिए? वी हैव टू डिसाइड दिस। सो जिसको हम लोगों को सोचना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे। हम लोग मींस फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजंस लेता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड्स के अंदर कितनी चीजें आती है? कैन एनीवन टेल मी कौन सा ओनर्स फंड है? बोरोड फंड में चीजें आप लोगों ने बताई है, फिर भी लोन एक चीज बताई मेरे को, दूसरा आ जाता है डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब बोरोड फंडिंग्स है, राइट? ओनर्स फंड्स में क्या आता है? कौन से टाइप का शेयर आता है भाई? यस, कैन एनीवन टेल मी? इक्विटी, प्रेफरेंस एंड प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। शाबाश। तो सबसे पहला इक्विटी शेयर्स, दूसरा preference shares, and the third one retained earnings भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर bluffing back of profit। ठीक है? So generally financial manager को according to the type of the business, according to the size of the business, according to the requirement of the business, according to the condition of the market, according to the situation, according to the capital market conditions, according to SEBI guidelines, means हर एक फैक्टर को कंसीडर करके फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है कि उसको ओनर्स फंड के थ्रू पैसा रेज करना चाहिए या फिर बाहर से पैसा उठाना चाहिए। आप अगर फाइनेंशियल मैनेजर होते तो आप क्या करते, कैसे उठाते डिसीजन? ओनर्स फंड ज्यादा रखते कि बोरोड फंड्स को ज्यादा करते? इफ यू आर अ फाइनेंशियल मैनेजर, व्हाट यू विल डू? ओनर्स फंड्स ज्यादा होने चाहिए कि बोरोड फंडिंग ज्यादा होनी चाहिए?
ओनर्स फंड, प्राची बोल रही है ओनर्स फंड ज्यादा होने चाहिए, काजोल भी बोल रही है ओनर्स फंड ज्यादा होने चाहिए। कोई तो बेचारे फॉर बोरोड फंड पे आओ। अच्छा, आर्यन बोल रहा है बोरोड फंडिंग, ना तो बेचारा नाराज हो जाता। नहीं, बोरोड फंड्स। अब ओनर्स फंड क्यों ज्यादा होने चाहिए, आप क्यों प्रेफर करोगे कि ओनर्स फंड ही ज्यादा होने चाहिए एज अ फाइनेंशियल मैनेजर? यस, एनीवन? प्राची, काजोल, आपने ये दो चीज बोली कि भाई ओनर्स फंडिंग ज्यादा होना चाहिए। हम लोगों को मतलब जो भी कैपिटल रेस करना है, वी नीड 10 crores फॉर आवर बिजनेस फॉर एग्जाम्पल, बट इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आप बोल रहे हो इशू करना चाहिए हमको मार्केट में, है ना? ये चीज बोल रहे हो ना प्राची और काजोल कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादा इशू करना चाहिए मार्केट के अंदर अपने को, बिकॉज वी नीड 10 crores कैपिटल। और आर्यन बोल रहे हैं कि बोरोड फंडिंग करनी चाहिए भाई ज्यादा। प्राची का जवाब आया कि इंटरेस्ट कंपैरेटिवली लेस देना पड़ता है। सबसे पहली चीज प्राची, हम लोगों को इंटरेस्ट शेयर्स पे नहीं देना पड़ता है, हम लोगों को डिविडेंड देना पड़ता है। यस, शेयर्स पे डिविडेंड जाता है, और ये डिविडेंड का प्रेफरेंस शेयर्स के लिए तो रेट फिक्स्ड होता है, इक्विटी शेयर्स का फिक्स नहीं होता है कि भाई उनको कितना भी दो, राइट? और ये चीज डिपेंड करती है भाई, एक आपने पॉइंट बोली ठीक है कि उनको डिविडेंड कम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट से तो कम ही होगा, ऑफ कोर्स ट्रू। और यहाँ पर आर्यन बोल रहा है बोरोड फंडिंग के लिए कि अगर बोरो फंड्स बोरोड फंडिंग ज्यादा करनी चाहिए। एक सेकंड, क्या बोला है आपने आर्यन? अनम्यूट करके बोलो, इतना बड़ा मैसेज उसने लिखा है। यस आर्यन, अनम्यूट करके बोलो, क्या बोल रहे हो आप? कैपिटल बचा के रखना चाहिए, बट अपने को कैपिटल चाहिए पहले तो कैपिटल बचाने की तो बात की बात है। हाल फिलहाल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने को कैपिटल तो चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है कि उसमें से मैं शेयर्स इशू करूं कि डिबेंचर्स इशू करूं, कि दोनों का रेशियो डिसाइड करूं इशू करने के लिए, कि थोड़ा ये करूं थोड़ा वो करूं, वो पूछ रही हूँ। अपने को 10 करोड़ कैपिटल चाहिए, वो कहां से लाऊं मैं? दैट इज माई इशू, दैट इज माई प्रॉब्लम। थोड़ा ये ऐसा करना चाहिए। कोई और इस चीज के ऊपर बोलना चाहेगा कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, मैं शेयर्स इशू करूं कि मैं बोरोड फंड लूं, या थोड़ा थोड़ा करूं? दोनों अपने को यूज करने चाहिए। ओनर्स फंड, थोड़ा बहुत शेयर्स इशू करूं, थोड़े बहुत डिबेंचर्स इशू करूं मार्केट के अंदर, राइट? क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है, अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है दोनों के। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, इक्विटी शेयर इशू करना मार्केट में सबसे महंगा होता है, क्योंकि उसको इश्यू करना, सुन लो मेरी बात ध्यान से पहले, कि इक्विटी शेयर्स भी जब हम लोग इशू करते हैं, एक तो कंपलसरी है भाई, इक्विटी शेयर इशू करना ही होता है हर एक कंपनी को, पहली बात। लेकिन कितना करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना फाइनेंस चाहिए, राइट? उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट इक्विटी शेयर्स इशू करना सबसे महंगा है, बहुत एक्सपेंडिचर वाला चीज है ये, क्योंकि शेयर इशू करना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फॉर फीचरिंग, उसका जो प्रोसीजर है ना पूरा, सेबी के गाइडलाइंस मानने पड़ते हैं, शेयर को एक्सचेंज रेट, ये क्या बोलते हैं अपने स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना पड़ता है, उसके ऊपर ट्रेडिंग चलती है, मींस बहुत कॉस्टली है।
कि अगर मैंने इक्विटी शेयर्स इश्यू करके मार्केट से पैसा लिया ना, तो मुझे खर्चा बहुत करना पड़ता है, तो मेरे पास पैसा आएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर्स दे आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। और जनरली ऐसे इन्वेस्टर्स जो रिस्क उठाए करें और जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, ऐसे बहुत रेयर इन्वेस्टर्स होते हैं। और प्लस ब्रोकर्स और बैंक्स के साथ एग्रीमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट्स, ये सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके इक्विटी शेयर्स के थ्रू कंपनी पैसा रेज कर सकती है। एक ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का इंटरफेरेंस भी होता है मैनेजमेंट के अंदर, बिकॉज एनुअल जनरल मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मंगवाया जाता है। सो एक ये चीज भी है कि डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं, डायरेक्टर्स का एटीट्यूड कैसा है, दिस should also be considered before deciding the capital structure, कि whether to raise funds from equity shares or from debentures, what। और डिबेंचर्स का मैं आपको ये चीज बताऊं कि डिबेंचर्स को रेज करना सस्ता पड़ता है। डिबेंचर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ठीक है, अपने को पता है, लेकिन अगर फिक्स्ड असेट्स के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है या कैपिटल उसको जो चाहिए, तो डिबेंचर्स उसको सस्ता पड़ता है मार्केट से, क्योंकि इंटरेस्ट जबरदस्त का, हर कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा, कंपनी के डिबेंचर्स खरीदना चाहेगा, क्योंकि उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उसके अंदर, और उसका रीपेमेंट भी हो जाता है वही कुछ साल के बाद। इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो लास्ट में रीपे करना पड़ता है जब कंपनी क्लोज डाउनिंग होगी। इनका तो अगर पीरियड डिसाइडेड के भाई 10 साल 15 साल के बाद तो डिबेंचर्स वगैरह को रीपे कर देना है। बट नुकसान क्या है कि ये ओनर्स फंड है और ये लायबिलिटी है। सो ऑलवेज फिनेंशियल मैनेजर, एक जो स्मार्ट वाला फिनेंशियल मैनेजर होगा ना, वो ऑलवेज क्या करेगा, बैलेंस रखेगा। एक स्मार्ट जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा, बहुत सोच समझ के कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड का जो रेशियो डिसाइड करेगा ना, कि 10 करोड़ अगर कैपिटल चाहिए तो वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा कि बोरोड फंडिंग का रेशियो और ओनर्स फंड का रेशियो दोनों मैच करे। से फॉर एग्जांपल 1:1, दोनों को बैलेंस रखे कि कंपनी कभी भी बंद हो जाएगी तो इनको पे करने के लिए अपने पास कैपिटल है, वही अपने ने जितना बाहर से उठाया है उतना हमारे पास ओनर्स फंड है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर अपने को सोचना पड़ता है। सो एक जो स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजर है, हम लोग यही बोलते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्या बनता है, दोनों बैलेंस करो, ओनर्स फंड्स इक्वल्स टू बोरोड फंड्स। लेकिन एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ, ये ऑप्टिमम वाली जितनी भी चीजें होती है ना, ये किताब में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी नहीं होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो या ओनर्स फंड ज्यादा या बोरोड फंडिंग ज्यादा होगा। सो कैसे बैलेंसिंग करना है, क्योंकि अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है, अगर कंपनी के पास फंड्स नहीं है, तो सबसे पहले तो बोरोड फंडिंग रिटर्न करना पड़ेगा अपने को, तो उसके पास उतना कैपिटल होना चाहिए, उसके पास असेट्स तो होने चाहिए, उन असेट्स को बेचकर ठीक है भाई अपने पे कर सके। सो हर चीज को डिसाइड करने से पहले कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है कि हम लोगों को चाहिए क्यों इतना कैपिटल, किस पर्पस के लिए चाहिए हम लोगों को। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि मार्केट कंडीशन, अब मेरे को ये चीज बताओ कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा हो, मार्केट में बहुत तेजी चल रही है शेयर मार्केट में, तो डिबेंचर्स इशू करना पसंद करोगे कि शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू करना पसंद करोगे? अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, किसके थ्रू पैसा रेस करोगे, इक्विटी शेयर्स इशू करके कि डिबेंचर्स इशू करके? थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है भाई, तेजी चल रही है। सोचो एक बार फिर से, क्योंकि मार्केट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि मार्केट का सिचुएशन क्या चल रहा है। अगर स्कैम 1992 देखिए तो बुल और बेयरिश जानते होंगे, तेजी और मंदी को जानते होंगे आप लोग। जब तेजी चलती है तो इन्वेस्टर शेयर परचेस करते हैं, और जब मंदी चल रही होती है मतलब शेयर का प्राइस लो है। जब शेयर का प्राइस ज्यादा होता है, कब ज्यादा होता है? जब तेजी हो मार्केट के अंदर। तो हमेशा फाइनेंशियल मैनेजर क्या कोशिश करेगा कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है तो शेयर्स के थ्रू पैसा रेज किया जाए, और अगर मंदी चल रही है भाई मार्केट के अंदर तो डिबेंचर्स के थ्रू, क्योंकि पता है शेयर्स इन्वेस्ट करेंगे नहीं शेयर्स में लोग, मंदी का टाइम है, प्राइस गिर रहा है शेयर मार्केट में, तो क्यों इन्वेस्ट करेगा कोई भी? तो फाइनेंशियल मैनेजर को भी दिमाग है कि भाई मंदी का टाइम है, डिबेंचर्स बाहर से बोरो फंड लो, लोन लो। क्या कर रहे हैं अभी कंपनीज? लोन पे डिपेंड है ना, लोन ले रही है, डिबेंचर्स मार्केट में इशू करेगी। अभी आपके टाइम पे आपका जो सिचुएशन चल रहा है वो ये साल का, ये तो डिप्रेसिव चल रहा है पूरा का पूरा। तो सिचुएशन वाइज मार्केट कंडीशन कैसी है उसके बेसिस पे भी हम लोगों को सोचना पड़ता है कि क्या किया जाए। लेकिन कुणाल, एक जनरल साइकोलॉजी चलती है, एक मार्केट कंडीशन खाली फैक्टर नहीं है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स। अब डायरेक्टर्स के एटीट्यूड पे बात करूं मैं अगर, तो भाई डायरेक्टर्स ऐसे है कि उनको इंटरफेरेंस नहीं पसंद है यार मैनेजमेंट में, कि उनके मैनेजमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं करे, तो वो इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे कि डिवेंचर्स इशू करेंगे? यस आर्यन, इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है, वो मैं बता रही हूँ आपको एक चीज। मैंने पूछा कि अगर डायरेक्टर्स को नहीं पसंद बिजनेस के अंदर के भाई इंटरफेरेंस हो मैनेजमेंट में, तो वो क्या करेंगे? किसको प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा लेंगे मार्केट से कि डिबेंचर इशू करके पैसा लेंगे मार्केट से? मैं एक एक चीज दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रही हूँ। Equity shareholders are the true owners of the company, and every annual general meeting, company has to invite the equity shareholders. So interference तो होगा ही होगा equity shareholders का. So अगर directors को नहीं पसंद equity shareholders का interference, वे उनको नहीं चाहिए, तो वो debentures market में ज्यादा issue करके पैसा रेस करेंगे। ये बहुत सारी चीजें, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या चल रही है और कंपनी को पैसा चाहिए। So there are various factors we have to consider before taking any decision. जो भी डिसीजन लेना है कि ओनर्स फंड्स के थ्रू रेस करना चाहिए अपने को पैसा, या बोरोड फंडिंग के थ्रू पैसा, या दोनों का क्या रेशियो होना चाहिए। भाई ओनर्स फंड 60% तो बोरोड फंड 40% इशू करें हम और कैपिटल ले, या फिर दोनों 50-50 रखे हम लोग, या कौन से रेशियो में रखना चाहिए अपने को। सो फाइनेंशियल मैनेजर का ये काम है, फाइनेंशियल मैनेजर ही इन सब चीजों में दिमाग लगाता है कंपनी का। बहुत बहुत खतरनाक दिमाग चलता है उसका। मैं वही बोलती हूँ ना, फाइनेंस मैनेज करना अच्छे बलों के हाथ में नहीं होता है, अच्छे बलों को नहीं आता है करना, क्योंकि उसके लिए स्मार्टनेस और ऐसा शातिर दिमाग चाहिए, उसका जो एस्टिमेशन लगना चाहिए ना,
जबरदस्त का, बहुत फ्यूचर, मतलब जो भी फ्यूचर में 10-15 साल के बाद कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब हर चीज सोच के डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। फिनेंशियल मैनेजर हैज टू डिसाइड कि उसको जो कैपिटल रेस करना है वो कैसे, उसका कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। लेकिन आपके बुक के अंदर यहाँ पर 4 तरीकों का कैपिटल स्ट्रक्चर सिखाया है, बताया है। ठीक है, अब वो एकदम इजी है, अपने समझते हैं। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। ये ऑप्टिमम वाली बातें ना बुक के अंदर ही अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल लाइफ में रिस्क, अनसर्टेनिटीज एंड ऑल बहुत कुछ होता है, तो मे बी मैनेज नहीं होता है। कोशिश जारी होती है हर एक फाइनेंशियल मैनेजर की कि वो ऑप्टिमम से ऑप्टिमम, अच्छा से अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का डिसाइड कर सके। राइट, तो इसको मैं रब करती हूँ। आपके बुक के अंदर 4 टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर बताए हैं। ठीक है, एक कंपनी क्या कर सकती है, उसके पास 4 ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन, कंपनी खाली इक्विटी शेयर इशू करेगी मार्केट में। सेकेंड ऑप्शन आ जाता है कि इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे। तीसरा ऑप्शन आता है कि इक्विटी शेयर्स प्लस डिबेंचर्स इशू करे। और चौथी चीज आती है, तीनों, इक्विटी भी मार्केट में इशू करे, प्रेफरेंस भी इशू करे और डिबेंचर्स भी इशू करे। ठीक है, तो ये 4 अपने पास टाइप्स है कि क्या कर सकते हैं हम लोग। 4 वेज है हमारे पास, 4 टाइप्स है, या खाली इक्विटी, या इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, या इक्विटी प्लस डिबेंचर्स, या इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर्स। जो मैंने आपको बोला कि एवरी कंपनी को कंपलसरी इक्विटी शेयर तो इशू करना ही होता है। नहीं आर्यन, डिबेंचर्स क्या बोरोड फंडिंग करोगे? ओनर्स फंड का ठिकाना नहीं, बोरोड फंड, ओनली डिबेंचर्स कैसे होगा? बाहर से ही पैसा उठाया है, कौन देगा आपको पैसा भाई? आपको अपनी थोड़ी बहुत तो कैपिटल ओनर्स फंड दिखाना ही पड़ेगा ना। नहीं कर सकते, कैसे करोगे भाई? मेरे पास कुछ नहीं है, तुमको जो देने के दे के जाना है दे के जाओ। डिबेंचर भाई, बोरोड फंडिंग, लाइबिलिटी, सर पे लाइबिलिटी, अपने पास कुछ भी कैपिटल नहीं अपना, और कर्जा ही कर्जा, ऐसे कैसे होगा? तो खाली डिबेंचर्स तो नहीं होंगे भाई, इक्विटी शेयर्स, खाली इक्विटी शेयर्स, क्योंकि हर कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करना कंपलसरी है। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। कंपनी मतलब खुली किताब, इतनी ट्रांसपेरेंसी पूरी की पूरी, बिकॉज एवरी कंपनी हैज टू फॉलो द कंपनीज एक्ट एंड द सेबी गाइडलाइंस। और कंपनीज एक्ट में जो चीज लिखी हुई है वो चीज को करना ही करना है, जैसे प्रोसीजर लिखा हुआ है वैसे ही करना है हर एक चीज। बिना कंपनीज एक्ट को फॉलो किए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये जमाना हो गया भाई ऐसी फालतू चीजें करने का। अब सेबी गाइडलाइंस भी आ गई है भाई, सेबी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी गवर्नमेंट ने सेटअप की गई है पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। कुछ भी करना चाहो कुछ नहीं कर सकते भाई। ऑफ कोर्स सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और प्राची सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे इक्विटी शेयर्स को इशू करना हो ना मार्केट में, तो कंपनी एक्ट तो फॉलो करना ही है, लेकिन जो पब्लिक इशू का जो प्रोसीजर है पूरा, वो सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जाएगा पूरा का पूरा। सेबी ने जैसे गाइडलाइंस बनाई हुई है उस प्रोसीजर को ही हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है फॉर द पब्लिक इशू। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं। अब ये 4 तरीकों को याद करने का सबसे आसान तरीका है मेरे पास। मैकडोनल्ड्स में आप मील खाते हो, मील के अंदर क्या आता है? बर्गर, दूसरा कोका कोला, तीसरा फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, तो या तो अगर आपका एपेटाइट छोटा है
अगर आपकी बिजनेस छोटी है तो खाली इक्विटी शेयर्स इशू करो मार्केट में। थोड़ी सी एपेटाइट आपका बड़ा है तो बर्गर और फ्रेंच फ्राइज दोनों यूज करो, दोनों खाओ। अगर और चाहते हो अच्छा खासा भाई, ठीक है, तो बर्गर और कोको कोला, भाई मेरे को तो बिना मतलब कोको कोला के नहीं चलेगा, तो अपने को इक्विटी और डिबेंचर्स दोनों चीजें करनी होती है, राइट। एंड द लास्ट वन, आई वांट होल मील। मेरा एपेटाइट बहुत बड़ा है, मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, आई वांट बर्गर आल्सो, आई वांट फ्रेंच फ्राइज आल्सो, एंड आई वांट कोका कोला आल्सो। तो अगर पूरा मील चाहिए तो पूरा मील भी आप यूज कर सकते हो, खा सकते हो, या तो बर्गर और कोका कोला, या तो बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, और या तो ओनली बर्गर। अब मुझे आर्यन आप बता सकते हो ना, मैकडोनल्ड्स जाओगे खाली कोका कोला कैसे पियोगे? उसके साथ कुछ ना कुछ तो लोगे ही ना, तो बस वही है, डिबेंचर्स खाली नहीं हो सकता है, इक्विटी तो आएगा ही आएगा, कंपलसरी, इट्स कंपलसरी। ठीक है, तो इसको याद करना आसान, 2 मार्क में पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपके 4 टाइप्स याद कर लेना, व्हाट डू यू वांट। सो 4 हमारे पास वेज है, अगर मैं मैकडोनल्ड्स गई सिर्फ बर्गर, या फिर बर्गर प्लस फ्रेंच फ्राइज, या फिर बर्गर प्लस कोक, या तो बर्गर प्लस फ्रेंच फ्राइज भी, कोको कोला भी, पूरा मील। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप्स एवरीवन? ये बड़ा आसान है याद करने का तरीका, भूलोगे नहीं। देखो आपकी बुक के अंदर भी वही दिया हुआ है कि क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कनेक्टेड विद द असेट्स ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने असेट्स रिलेटेड पढ़ा था, लेकिन फाइनेंशियल जो डिसीजंस है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से कनेक्ट करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। सो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ ओनली इक्विटी शेयर्स, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, इक्विटी प्लस डिबेंचर्स, और तीनों, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर्स। Capital, what do you mean by capital structure? Capital structure is a mixture of owners capital and debt. Debt बोलो या borrowed fund बोलो, कोई बात नहीं है, दोनों एक ही मतलब है। Financial manager has to take decision regarding the portion to be maintained between equity and debt. कितना पोर्शन मतलब हम लोगों को मेंटेन करना है, रेशियो प्रपोर्शंस डिसाइड करने पड़ेंगे। A balance between equity capital and debt is very necessary, क्योंकि बैलेंस बनाना, ऐसा हो कि भाई अपने पास ओनर्स फंड कम है और बोरोड फंड ज्यादा है, ये तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, कंपनी बंद होने की आएगी हालत, हमारे को बोरोड फंड्स बहुत ज्यादा हो गए, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, इंसॉल्वेंसी के चांसेस हो जाएंगे। तो बैलेंस दोनों के बीच में बनाना इज वेरी नेसेसरी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग अ प्रॉपर प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेब्ट, अगर दोनों का प्रपोर्शन इक्वल रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज लेस रिस्की एंड एंश्योर्स मैक्सिमम रिटर्न। काफी अच्छा रिटर्न भी आएगा क्योंकि बैलेंसिंग है। जब हम लोगों ने ओनर्स फंड और बोरोड फंड के बीच में बैलेंसिंग बना के रखी, तो सीधी सी बात है, हम लोग सेफर साइड रहेंगे, राइट। पर बिजनेस में सेफ साइड रहना किसको पसंद है? बिजनेस मतलब रिस्क, रिस्क तो लेना पड़ता है ना, राइट। तो मैं डायलॉग नहीं बोलूंगी अभी स्कैम 1992 का। चलो फिर बताया है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग के, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में आ जाता है कि टाइप ऑफ बिजनेस कैसा है, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, साइज ऑफ बिजनेस कैसा है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैसा है, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है, अपने को असेट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे है, तो ये सब इंटरनल फैक्टर्स में आ जाता है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में मार्केट कंडीशन कैसी है, जो मैंने आपको सारे एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने समझाया कि भाई मार्केट कंडीशन, इन्फ्लेशन हो, डिप्रेशन हो, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर कैसा रखना पड़ता है, मतलब कैसा है, तो उसके हिसाब से कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। इवन फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ इशूइंग, जब हम लोग मार्केट में इशू करते हैं ना डिबेंचर्स या फिर शेयर्स, उसके लिए हम लोगों को कुछ खर्चा लगता है, राइट, कॉस्ट लगती है उसकी, इशू करने की भी एक्सपेंसेस लगते हैं।
उसी एक्सपेंसेस को हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है उसको। सो वो कितनी है, अभी मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर्स में ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है और डिबेंचर्स में कम आता है। सो मार्केट कंडीशंस वगैरह सब कुछ देखकर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, लीगल रेस्ट्रिक्शंस जो मैंने कंपनीज एक्ट और सेबी गाइडलाइंस बोला कि उनको भी मानकर चलना पड़ता है आपको। एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स भाई कैसे है, उनका अलग ही अपना रहता है एटीट्यूड लेवल इन्वेस्टर्स का, तो अपने को मार्केट देखना पड़ता है, ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, है कैसे इंस्टीट्यूशनल, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकर्स, ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ही आ जाते हैं। तो ये सब चीजों को देखकर a financial manager has to take a decision related to the capital structure, what financial manager wants, a company what wants, मतलब किस तरीके से उसको कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए अपना, उसको पूरा मील खाना है या फिर वो खुश है इक्विटी में, क्योंकि छोटा अगर एपेटाइट होगा ना, अगर छोटी कंपनी होगी तो इक्विटी शेयर इशू करना इट्स इनफ, बट बड़ी कंपनी को तो पूरा मील खाना ही पड़ता है, राइट? तो दैट्स इट अबाउट द डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। क्लियर? इसका थोड़ा डिटेलिंग भी है पीछे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, पूरा का पूरा वही बातें फिर से कही है, रिपीट की है इस चैप्टर के अंदर। अब किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में तो मुझे पूछो भाई, कोई भी पॉइंट में, कोई भी इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर कोई समझ में नहीं आया हो, क्योंकि पीछे ऑलरेडी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है ये सारे फैक्टर्स का। अभी भी पूछोगे तो मैं मना नहीं करूंगी। यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन related to this topic? अगर नो तो जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। ये ध्रुव आज क्यों शांत है? हाँ ध्रुव, सो हम लोग कुणाल क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब हम लोगों को कहाँ से कैपिटल कितना रेज करना चाहिए। सो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का डिसाइड करना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ओनर्स फंड्स एंड द बोरोड फंड्स। कि कंपनी को ओनर्स फंड्स ज्यादा रखने, मतलब उस इशू करके इक्विटी शेयर्स और ये सब इशू करके पैसा रेज करना चाहिए, या फिर बोरोड फंडिंग से रेस करना चाहिए, या बैलेंसिंग करना चाहिए, कितना प्रपोर्शन वगैरह डिसाइड करना चाहिए। तो वो कंपनी सोचती है। सो कंपनी के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, या सिर्फ वो मार्केट में इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा रेस कर सकती है, या तो वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू, मतलब इक्विटी के साथ में प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके, या तो इक्विटी के साथ में डिबेंचर्स इशू करके, और या तो तीनों ही, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर्स, उसके बाद तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। इसके अलावा भी दूसरे सोर्सेज होते हैं जिसमें बिजनेस, मतलब फाइनेंशियल मैनेजर रेस कर सकता है, बट वो शॉर्ट टर्म वगैरह होते हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या कैश क्रेडिट हो गया, या फिर इवन लोन्स हो गए। तो लोन्स भी लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स दोनों रहते हैं, राइट? तो ये सब अदर सोर्सेज में आते हैं, बट मैक्सिमम जो सोर्सेज हम लोग कंसीडर करते हैं कंपनी के अंदर, वो 3 यही सोर्सेज है, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स, राइट? So according to the situation, according to the type of the business, according to the nature of the business, according to the size of the business, then attitudes, ये directors attitude level कैसा है, then condition कैसी है market की, तो financial manager has to take that factors, और उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि ओनर्स फंडिंग ज्यादा होना चाहिए या फिर बोरोड फंडिंग। ठीक है? दीपिका नहीं, ये संडे ट्यूशन पे नहीं, अपने फर्स्ट से मैं सोच रही हूँ ना, मैं आपको पूरा, हम लोग उसी के ऊपर काम कर रहे हैं यार कंटिन्यूअसली।